सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया पाठ पढ़ेंगे। यह एक साक्षात्कार है जिसे विनीता पांडे जी ने लिया है। और किसका साक्षात्कार लिया है उन्होंने? हॉकी प्लेयर धनराज पिल्लई का। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा धनराज पिल्लई जी के बारे में जानते हैं। पहले धनराज पिल्लई का जन्म 16 जुलाई 1868 में हुआ था। भारत के हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ये वर्तमान में धनराज पिल्लई भारतीय हॉकी टीम के मैनेजर हैं। साथ ही ये हॉकी की एडहॉक समिति के भी सदस्य हैं। इस समिति का गठन जो कंवर पाल सिंह गिल जो है उनकी टीम से जब उनका सस्पेंशन हो गया तब हुआ था। 2014 में धनराज पिल्लई आम आदमी पार्टी से जुड़े और इन्होंने चुनाव भी लड़ा। ठीक है, इस तरह से इनका राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हुआ था। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले विनीता का प्रश्न होता है। जब साक्षात्कार होता है तो उसमें क्या होता है, एक आदमी प्रश्न पूछता है और एक जिसका साक्षात्कार लिया जाता है वो जवाब देता है। ठीक है, ये साक्षात्कार बहुत बड़ा है लेकिन उसका कुछ ही अंश आपके पाठ में दिया हुआ है। विनीता जी ने पहला प्रश्न उनसे क्या पूछा? खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। इस सफर के बारे में कुछ बताएं। कष्ट साध्य मतलब दुखों से भरा हुआ। ठीक है, खिड़की जगह जहाँ पे ये रहे हैं, ठीक है, ये पुणे में है, वहाँ से और हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स मुंबई। ठीक है, इनका कहने का मतलब है शुरू से लेके अंत तक जहाँ आप आए हैं वो आपका जो सफ़र रहा है वो कष्ट साध्य रहा है। इस सफ़र के बारे में आप कुछ बताइए। धनराज जी फिर क्या कहते हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब परिवार के थे। इसीलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी को शौक है खेलने का लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उस चीज़ को वो खरीद सके, और वो इंतज़ार करते थे कि उनके दोस्त खेल लें तब वो अपना हॉकी स्टिक इनको दें और वो उससे खेलें। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। ठीक है, पुरानी ही सही बट उनको यह तसल्ली थी कि उनके पास अपना एक हॉकी स्टिक आ गया है। ठीक है, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। इनका जो पहला खेल इन्होंने खेला था वह 1985 में मणिपुर में खेला था और वो कौन सा हॉकी था? जूनियर हॉकी था, जूनियर राष्ट्रीय हॉकी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। जुझारू का मतलब क्या होता है? जुझारू मतलब हार नहीं मानने वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जुझारू कहते हैं। ठीक है, 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। जब आप अच्छा करते हैं तो आपको और बेहतर की उम्मीद होती है। तो इन्हें लगा कि ओलंपिक जो 1988 में हुआ था उसके लिए इनको बुलाया जाएगा, पर क्या हुआ? पर नहीं आया, बुलावा इनको नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। जो 57 खिलाड़ी अलग से होते हैं ना, उस लिस्ट में भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी खेलते रह गए। विनीता का अगला प्रश्न आता है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज जी जवाब देते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी का मतलब क्या होगा? कमजोर। कठिन शब्द में आएगा आपके लिए यह। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती, यानी ये बहुत कमजोर थे। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ
हॉकी हूँ, ठीक है? यानी बैचलर डिग्री मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन। तो ये कह रहे हैं कि साइंस या आर्ट्स में तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने हॉकी इतनी अच्छी खेली है कि आप मुझे बैचलर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और फिर हँसते हुए वो मज़ाकिया अंदाज में कहते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। यानी हॉकी खेलते थे तभी लोग इनसे इम्प्रेस हुए, फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए, तो इनकी शादी हुई, ठीक है? विनीता का अगला प्रश्न, आप इतने तुनक मिजाज, अब देखिए आपके पाठ का शीर्षक भी यही है, तुनक मिजाज मतलब बात बात पे चिढ़ने वाला, क्यों है? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक मतलब गुस्से वाला, तुरंत गुस्सा आ जाने वाला। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। यानी ये गुस्से वाले बहुत थे, और लोग जब जान जाते हैं ना कि आप तुनक मिजाज हो, आप गुस्से वाले हो, तो आपको उकसाते भी हैं, मजे लेते हैं, ठीक है? मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा मतलब संघर्ष, यानी हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। जूझना पड़ा का मतलब जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। भावुक मतलब इमोशनल। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता ने अगला प्रश्न पूछा, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? विनीता ने पूछा। धनराज ने कहा, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ मतलब कि वो सबसे ज़्यादा इनसे प्यार करती हैं। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। देखो कितनी अच्छी आदत है। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत मतलब क्या होता है? आदर्श, जिससे कुछ सीखने को मिले, ठीक है? विनीता का अगला प्रश्न होता है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सुमैया और जोक्विम कार्वाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर गुर बता रहे थे। मतलब गुर मतलब क्या? ढंग। गुर को अंडरलाइन कर लीजिए। बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो छू रहे थे घास को। विनीता, अगला प्रश्न, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। अरमाडा आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, गूगल करके देखिएगा। उस समय के लिए यह अच्छी कार मानी जाती थी, ठीक है? और वो इन्होंने ली, लेकिन वो कैसी कार थी? सेकेंड हैंड कार थी, ठीक है? यानी पुरानी थी, किसी और की यूज की हुई थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। सोचो, नामी खिलाड़ी थे फिर भी सेकेंड हैंड कार इनको मिली। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, ठीक है? समझ रहे हैं आप? शोहरत जिसके पास है उसके पास पैसा भी पर्याप्त हो, यह ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? और जिसके पास पैसा हो उसके पास शोहरत हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। बहुत गरीब थे, तो अभी जब कमाना शुरू किया तो शोहरत तो मिल गई, लेकिन पैसे उतने नहीं थे कि ये अब नई कार ले सकें या टैक्सी से सफ़र कर सकें। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। किसी पत्रकार ने देखा, अब फोटो क्लिक करी और पेपर में छाप दिया।
उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे-धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूरे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है गाड़ी, ठीक है? जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। गाढ़ी कमाई मतलब जब हम बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके कोई चीज करते हैं उसे हम गाढ़ी कमाई कहते हैं, ठीक है? विनीता का अगला प्रश्न, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। पुराने समय में खिलाड़ियों को पैसे उतने नहीं मिलते थे जितना कि अभी मिल रहा है। बहुत गरीब परिवार से थे, तो इन्होंने पहली प्रायोरिटी जिसको आप कहते हैं ना कि पहले नंबर पे इन्होंने अपने परिवार को रखा कि जो भी कमाया अपने परिवार के लिए किया। ये बहुत कम लोगों में होता है कि जब हम सफल हो जाएं या कुछ अर्न करने लगे, कुछ कमाने लगे, तो अपने परिवार को देखें, ठीक है? तो पहला घर इन्होंने कैसा खरीदा था? 2 बेडरूम का एक घर खरीदा था, ठीक है? फिर सरकार ने इनको मुंबई के पवई में फ्लैट दिया, ठीक है? विनीता जी का अंतिम प्रश्न था, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटीज मतलब कौन? जो ये हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस है, उनकी बातें कर रही हैं, ठीक है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, ठीक है? तो सेलिब्रिटीज में देखो एक्ट्रेस भी आते हैं, जो भी फेमस होता है वो हम उसको हम सेलिब्रिटीज कह सकते हैं, ठीक है? बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। तो जब ये पहली बार राष्ट्रपति के साथ बैठे, इन्हें बहुत अच्छा लगा। देखिए, यह पाठ आपके पुस्तक में डालने का क्या अर्थ है? आपको एक ऐसे व्यक्ति का संघर्ष दिखाया गया है जो बहुत ही छोटे तबके से आते हैं और इन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे अपना नाम पूरे भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया, ठीक है? और ख्याति प्राप्त की। अगर हमारे अंदर चाह है और हम कुछ करना चाहते हैं तो कोई भी विषम परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती है। देखो, कभी भी दूसरों के चीज़ों से जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको नहीं लेनी चाहिए। आप कहीं से क्या अच्छा सीख सकते हो यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? अगर हम इंसान हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन अगर हम बुरी चीज़ों को लेके बैठ जाएँगे तो फिर अच्छा तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे ना। तो अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होगा? बुरी चीज़ों को भी अच्छे अर्थ में लेना होगा। जैसा कि धनराज पिल्ले जी ने किया। बहुत गरीब परिवार से थे। सोचो, जिसके पास हॉकी स्टिक नहीं थी, वो हॉकी प्लेयर बना, विश्व में प्रसिद्ध भी हुआ और आज मैनेजर है। ठीक है? तो इस पाठ को आप सभी लोग एक बार अच्छे से पढ़िए और अब मैं आप लोगों से प्रश्न उत्तर साझा कर रही हूँ, जिसे आपको अपनी कॉपी में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग यानी लिखावट में लिखना है, ठीक है? कॉपी में आप लिखना कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे, फिर आप जितने भी कठिन शब्द मैंने बताए हैं वो लिखेंगे, उसके बाद से आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है? शब्दार्थ के रूप में आप लिखेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में वीर कुंवर सिंह में आपने शब्दार्थ के रूप में ही लिखा है, तो इसमें भी आप शब्दार्थ लिखेंगे जो मैं आपको भेज रही हूँ।